हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जो 21 दिसंबर यानी आज की तारीख को 21 दिसंबर 2022 को जो सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम हुआ है उसका जीके का जो पेपर है उस पर हम संपूर्ण विस्तृत चर्चा करने वाले हैं और आंसर की मैं आपके लिए लेकर आया हूँ विथ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। क्योंकि जीके हर एग्ज़ाम में आती है और जो इसमें जीके आ रही है वो भी अच्छी जीके है और राजस्थान जीके और स्पेशली करंट अफेयर्स। तो आप ध्यान दीजिए कौन कौन से और कैसे क्वेश्चंस किस किस चैप्टर से आ रहे हैं, उन चैप्टर्स को आप और अच्छे से तैयार कीजिए। आरपीएससी किन क्वेश्चंस को पूछ रही है। तो देखिए क्या क्वेश्चन है कि राजस्थान के किन शहरों में दिव्यांग खिलाड़ियों पैरा स्पोर्ट्समैन के लिए पैरा खेल स्पोर्ट्स अकादमी बनेगी। अब देखिए अकादमी बनानी है तो उसके लिए इंफ्रा चाहिए, अच्छा शहर चाहिए, बड़ा शहर चाहिए जहाँ जगह हो। और दूसरी बात, अभी जो भी मतलब चीज़ें अधिकतर जो कुछ नया डिक्लेरेशन हो रहा है या कुछ बन रहा है तो आप ध्यान रखिए कि हमारे जो मुख्यमंत्री जी है वो जोधपुर से है और जयपुर से बढ़िया कोई शहर नहीं है राजस्थान में। तो आप इसका आंसर क्या देंगे? जोधपुर व जयपुर में। समझ पा रहे? सेकंड क्वेश्चन जो है वो है आपके लिए कि सर निम्नलिखित खेलों में से कौन सा राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल गेम्स जो 2022 में हुए हैं उसमें सम्मिलित नहीं हुआ है? कौन सा ऐसा गेम है? तो देखिए 6 गेम सम्मिलित हुए हैं, 6 खेल सम्मिलित हुए हैं। 3 यहाँ दे रखे हैं, खो खो हुआ है, हॉकी हुआ है, वॉलीबॉल भी हुआ है। पर आपका करेक्ट आंसर जो सम्मिलित नहीं हुआ है वो खेल है फुटबॉल। क्लियर? अभी फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, आप फुटबॉल पर टिक लगाइए, फुटबॉल सम्मिलित नहीं है। क्लियर? और ये क्वेश्चन के बारे में चर्चा हम पहले हमारी क्लासरूम में भी कर चुके हैं, ऑफलाइन क्लास में मैं बच्चों को बता चुका हूँ। तो बिल्कुल यही क्वेश्चंस आ रहे हैं। देखिए माह अगस्त 2022 में किसे राजस्थान का मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो ये देखिए क्या है, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, मधुकर गुप्ता को। तो आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो नई नियुक्तियाँ हो रही है बड़े पद पर और जो भी आजकल जो योजनाएं बन रही है उस योजनाओं के लिए उनके जो अध्यक्ष है वो किसे नियुक्त किया जा रहा है, स्पेशली आप ये चीज़ें बिल्कुल पढ़ के रखें। करंट अफेयर्स में ये चीज़ें बहुत अच्छे से पूछी जाती है। समझ पा रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। वर्ष 2022 के लिए निम्नलिखित में से राजस्थान के किन शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका सेकंड, दुर्गा राम मुवाल तथा सुनीता गुलाटी जी को दिया गया था। इन शिक्षकों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा पदक दिया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिए राजस्थान के हैं टीचर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 दिसंबर 2022 को किस देश के प्रधानमंत्री ने राजस्थान के अजमेर शहर में स्थित दरगाह की जियारत की है? किसने जियारत की है? तो इसके लिए होगा बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री है वो आए थे अजमेर दरगाह शरीफ पर। नाम है उनका शेख हसीना। ठीक है, शेख हसीना। और ये आए थे अभी कुछ टाइम पहले, आपने देखा होगा सुर्खियों में काफ़ी रहे। तो ये प्रधानमंत्री जी से भी मिले, मोदी जी से, और राजस्थान में आए तो स्पेशली ये अशोक गहलोत जी से भी मिल के गए हैं। ठीक है, और अब देखिए अफ़गानिस्तान तो हो नहीं सकता है क्योंकि अफ़गानिस्तान में तो तालिबान का कब्जा चल रहा है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा समझ पाएंगे तो क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे कि कोई मुस्लिम कंट्री से ही आया होगा दरगाह जियारत करने के लिए। ठीक है, और प्रधानमंत्री वगैरह आते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6 क्वेश्चन है, राजस्थान में पहला महिला संचालित सहकारी बैंक स्थापित करने के लिए राजस्थान ने किस राज्य स्त्री निधि क्रेडिट सहकारी संघ के साथ समझौता ज्ञापन MOU हस्तांतरित किया है? तो वह स्टेट है
तेलंगाना। बिल्कुल ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखिए। बोलो वर्ष 2022 में राजस्थान के किस जिले को MSME क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य का पर आकांक्षी जिला सवर्ग में राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है? किसे हुआ है? करौली को हुआ है। आप ये भी ध्यान रखिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री हरित राजस्थान स्वास्थ्य राजस्थान की संकल्पना के तहत वर्ष 2022-23 में कितने पौधे तैयार किए जाने की प्रस्तावना है? तो देखिए कितने पौधे तैयार किए जाएंगे, तो आप बताएंगे 5 करोड़ पौधे। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजस्थान की इंदिरा गांधी शहरी रोजगार ग्रामीण गारंटी योजना के लिए बजट का प्रावधान कितना रखा गया है? तो इसमें बजट का जो प्रावधान रखा गया है बच्चों, वो बजट रखा गया है बिल्कुल 800 करोड़ का बजट रखा गया है। कितना बजट रखा गया है? 800 करोड़ का बजट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। राजस्थान की नई पारिस्थितिकी पर्यटन नीति कब लागू की गई? कब लागू की गई? तो देखिए ऑप्शन में देखिए 2020, 2021, 2022, 2023। ठीक है। तो पारिस्थितिकी नीति जो है ये लागू की गई थी 2021 में। कब लागू की गई थी? 2021 में। तो आप ध्यान रखिए, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुलिकट झील कहाँ स्थित है? तो यह तमिलनाडु में पुलिकट झील। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। इंडिया स्टेट्स ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार वनों के अंतर्गत सर्वाधिक प्रतिशत भूमि वाला राज्य है। ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं कि परसेंटेज में पूछा है, तो इसका आंसर होगा मिजोरम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आप ध्यान रखिए। नाथुला दर्रा जो है इंपॉर्टेंट है, सिक्किम में है ये। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सर्वाधिक वर्षा के लिए प्रसिद्ध स्थान मौसिन ग्राम जो है वो कहाँ है? वो है मेघालय में। नेक्स्ट देखेंगे वेलाडीला लोह अयस्क की प्रसिद्ध खान भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर होगा छत्तीसगढ़ में है। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। ध्वनि तीव्रता के मापन के लिए प्रयुक्त इकाई है डेसिबल। क्या देंगे आप? डेसिबल। ठीक है। काल वैशाखी से संबंधित है पश्चिम बंगाल से। कहाँ से संबंधित है काल वैशाखी? पश्चिम बंगाल से। देन है जनसंख्या प्रवास में फुटकर व्यापार गुरुत्वाकर्षण नियम को प्रतिपादित करने सबसे पहले किसने किया? ठीक है। तो अब यहाँ पे आप बोलेंगे WJ रेली ने किया। किसने किया? WJ रेली ने। भारत में 2021-22 में सकल जोड़े गए मूल्य में कृषि व संबंधित क्षेत्र में हिस्सा है। इसका आंसर है 18.8%। कितना परसेंट? 18.8%। कोरोना में क्या हुआ था? थोड़ा घट गया था, फिर थोड़ा बढ़ा है। तो आप देखिएगा, GDP वगैरह के बारे में आप ढंग से पढ़िए। 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव में प्रथम वर्ग के उद्योगों के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? सही विकल्प आपको बताना है। तो इसमें क्या होगा? देखिए क्या है कि जो उद्योगों पर निजी व सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का स्वामित्व होना, ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही विकल्प है औद्योगिक नीति के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉल्फिन कटक कहाँ स्थित है? ये है अटलांटिक महासागर में। कहाँ है? अटलांटिक महासागर में। अगला क्वेश्चन है अश्व अक्षांश। देखिए ये मैं बता चुका हूँ। अश्व अक्षांश जो है पवनों में, किससे रिलेटेड है? ये पवनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस वर्ष में भारत का विदेशी व्यापार शेष धनात्मक रहा? तो देखिए
धनात्मक किस में रहा? एक तो रहा है 72 और 73 में रहा, पर यहाँ पे ये ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन ए सही होगा। 76 77 2 सालों में रहा, एक यहाँ और एक यहाँ, आप ध्यान रखिए। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट 24वां क्वेश्चन हम देखेंगे। उसमें क्या बोल रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत निम्नांकित में से किस विषय को केंद्रीय विषयों में की सूची में शामिल किया गया है? तो किसे शामिल किया गया है? मत्स्य पालन को। किसे शामिल किया गया है? मत्स्य पालन को। आप ध्यान रखिए, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, सारे अच्छे क्वेश्चन है इसीलिए एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, लेकिन आपको टॉपिक वाइज समझना है कि आजकल एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ किस प्रकार के रहे। भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अंतर्गत भारत की संघीय विधानसभा में अजमेर मेरवाड़ा को आवंटित स्थानों की सीटों की संख्या कितनी थी? तो ये सीटें कितनी थी? 1 थी। 2021-22 के प्रथम अर्ध में भारत के सेवा क्षेत्र में कुल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंतर्प्रवाह का लगभग प्रतिशत है। कितना प्रतिशत है? तो आप कहेंगे सर 54%, 54%। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में 16 जनवरी 2016 को उद्यमशीलता व नवाचार के लिए एक मजबूत और समावेशी पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करने एवं भारत को एक रोजगार सृजक देश के रूप में रूपांतरित करने के लिए शुरू की गई योजना है। तो देखिए, जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं उसके बाद से वो एक ही चीज़ बोलते हैं कि भारत में रोजगार सृजक देश बनाना है, हमें रोजगार देना है। ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने क्या चलाया है? स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम। कौन सा प्रोग्राम चलाया है? स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम। तो आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत विधि के अनुसार दंडनीय शब्दावली को प्रभावी बनाने के लिए भारत की संसद को विधि बनाने की शक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? तो देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और पॉलिटी से जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो अच्छे ही होते हैं। तो लेकिन यहाँ पे देखो, विधि के अनुसार बात की गई है, तो आप बोलेंगे सर 35 के सेकेंड। क्या बोलेंगे? 35 के सेकेंड इसका सही आंसर रहेगा। अब देखिए, सुमिलित करना है। सूची फर्स्ट जो है, भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत प्रांत का नाम और राज्य परिषद में आवंटित कुल संख्याएं। तो पहला जो मद्रास है उसका होगा सेकंड, दूसरा जो मुंबई है उसका होगा फोर्थ, तीसरा जो है उसका होगा फर्स्ट, और द लास्ट वन इज थर्ड वन। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत जो होगा वो, उसको सीटें दी गई थी 5। ठीक है, तो आप देख लीजिए कौन सा आपका सही है ऑप्शन। थर्ड इज करेक्ट। ओके, थर्ड इज करेक्ट। फिर क्या है? निम्नांकित में से कौन भारत की संविधान सभा की नियम समिति का सदस्य नहीं रहा है? कौन सी समिति? नियम समिति का सदस्य नहीं रहा है। तो इसमें देखेंगे आप कौन नहीं रहा है। देखिए, इसका आंसर आप बताएंगे कि सर ए के अय्यर जो थे वो सदस्य नहीं रहे। कौन नहीं रहे? ए के अय्यर। ठीक है, ए के अय्यर जो है वो नहीं रहे। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। क्या बोल रहा है? भारत सरकार कार्यकरण नियम 1961 के तहत निम्न में से कौन सा मामला केवल भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है? देखिए, कौन सा है? क्षमा, प्रतिलंबन, निलंबन का किया जाना, अनुच्छेद 72 के तहत भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति, पद त्याग और पद से हटाना, फिर है भारत के उच्च न्यायालय और न्यायाधीशों की नियुक्ति, पद त्याग और पद से हटाए जाना। तो इसमें देखिए दोस्तों, जो सही आंसर होगा वो होगा ए और सी। ए और सी ये दोनों
करेक्ट है। तो आप ध्यान रखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और राष्ट्रपति के ऊपर एक क्वेश्चन बिल्कुल बनता है, आप अच्छे से पढ़िए क्या बोला गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 के डी में जैसा कि समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना के निर्माण के मौलिक कर्तव्यों के सिद्धांत में उल्लेखित है, शब्दों को सही क्रम निम्नांकित में से कौन सा है? तो इसका सही क्रम है धर्म, भाषा, प्रदेश और वर्ग के हिसाब से। कैसे हैं? धर्म, भाषा, प्रदेश एवं वर्ग के हिसाब से। तो आप पढ़िए डिटेल में अच्छे से, बहुत अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 41 में कुछ मामलों में लोक सहायता के संदर्भ में निम्नांकित में से किस शब्दावली का उल्लेख नहीं किया जाता? नहीं मिल रहा है, किस में नहीं मिल रहा? अनुच्छेद 41 में, वो है चिकित्सा सहायता। कौन सी सहायता? चिकित्सा सहायता। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन दी स्वतंत्रता पार्टी एवं कंजर्वेटिव नामक पुस्तक के लेखक है? तो लेखक का नाम है हावर्ड एल अर्डमैन। ठीक है, हावर्ड एल अर्डमैन। भारत निम्नांकित में से किस समूह का सदस्य नहीं है? नहीं है बताना है। तो देखिए ऑस्ट्रेलियन समूह, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम, न्यूक्लियर सप्लायर समूह। तो अभी तक न्यूक्लियर सप्लायर समूह का भारत सदस्य नहीं है, ध्यान रखिए आप। भारत के संविधान के किन अनुच्छेदों में प्रधानमंत्री का उल्लेख किया गया है? तो आप देखेंगे प्रधानमंत्री का उल्लेख किस किस अनुच्छेदों में किया गया है। तो 74, 75 और 78 में प्रधानमंत्री का उल्लेख मिलेगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नांकित में से किस राजनीतिक दल ने 17वीं लोकसभा हेतु हुए आम निर्वाचन में राष्ट्रीय राजनीति दल के रूप में भाग नहीं लिया है? तो ऑप्शन देखिए, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, समाजवादी पार्टी और नेशनल कांग्रेस पार्टी। तो किसने भाग नहीं लिया? समाजवादी पार्टी ने। अभी जो इलेक्शन हुए थे उसमें आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि क्या हुआ। निम्नांकित में से किसने वैश्वीकरण को अमेरिकीकरण से संबंधित किया है? क्या किया है? वैश्वीकरण को बोल दिया अमेरिकीकरण। ये बोला है जोसेफ एस नाय ने। किसने बोला है? जोसेफ एस नाय ने। अब यहाँ से क्वेश्चन शुरू होते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के। तो इसके मैं आंसर्स बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान शाखा है, किसकी शाखा है? ये शाखा है व्यवहारात्मक मनोविज्ञान की। किसकी शाखा है? व्यवहारात्मक मनोविज्ञान की। मतलब हम व्यवहार के बारे में बात करते हैं। आधिकारिक तौर पर भारत की यात्रा करने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? कौन थे? तो पहले अमेरिकी राष्ट्रपति थे ड्वाइट डी आइजनहावर। कौन थे? ड्वाइट डी आइजनहावर। इन्होंने पहली बार आधिकारिक तौर पर भारत की यात्रा की थी। अब बोला है न्यूट्रल नेशनल रिपेट्रिएशन कमीशन का अध्यक्ष था, जिससे कोरियाई युद्ध के दोनों पक्षों में 20,000 से अधिक युद्धबंदियों की नियति का फैसला किया गया था। तो ये था थिमैया। कौन थे? थिमैया। निम्न में से कौन सा विकल्प वृद्धि एवं विकास के सामान्य सिद्धांत के बारे में सही नहीं है? तो जब बात वृद्धि और विकास दोनों की आती है तो हम बात करते हैं विकास विशेष से सामान्य की ओर चलता है। ये जो कथन है ये सही नहीं है। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? सही नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान की अध्ययन विधि गुणात्मक और परितात्मक है। शिक्षा मनोविज्ञान का दूसरा नाम विकासात्मक मनोविज्ञान है। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो कौन सा विकल्प सही नहीं है? वो है बी,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न विकल्पों में से बालक की वृद्धि के बारे में सही विकल्प है। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर ये होगा सेकंड, वृद्धि कोशिकाओं व अवयवों के आकार में परिवर्तन है, इसी को वृद्धि बोला गया है। कौन सी वृद्धि, आप ध्यान रखिए, केवल वृद्धि के बारे में बात, ऊपर वृद्धि और विकास दोनों के बारे में बात की थी हमने। क्लियर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कक्षा में अधिगम पर विशेष निहितार्थ करने वाला थॉर्नडाइक का कौन सा योगदान है। तो इसका सिद्धांत क्या है, कौन सा योगदान है, प्रभाव का नियम। जब बालक सीधे दाएं हाथ से लिखना सीखता है तो यह कौशल अधिगमांतर उसे पलटे उल्टे बाएं हाथ से लिखने की सुगमता प्रदान करता है। यह सीधे हाथ से लिखने की कौशल का हस्तांतरण कहलाता है। ये जो हस्तांतरण है ये क्या कहलाता है, देखिए जब बच्चा सीधे हाथ से लिखते लिखते उल्टे हाथ से भी लिखने लग जाए तो ये कहलाता है द्विपार्श्विक अधिगमांतरण। द्विपार्श्विक अधिगमांतरण, ठीक है, समझ पा रहे हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विकास के सिद्धांतों के संदर्भ में से निम्न में से कौन सा वाक्य सही नहीं है। विकास क्रमबद्ध नहीं है, ये सही नहीं है। विकास हमेशा क्रमबद्ध ही होता है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प साहचर्य अधिगम का उदाहरण नहीं है। साहचर्य अधिगम का उदाहरण नहीं है, ये बताना है। तो बाकी सब है, और आदत आदि होना ये साहचर्य अधिनियम का उदाहरण नहीं है, ठीक है। अब देखिए गॉर्डन आलपोर्ट के व्यक्तित्व के सिद्धांत का अनुसरण करते हुए यदि अध्यापक विद्यार्थी के विशेषकों की पहचान करना चाहता है तो निम्न विकल्पों में से विवेचक को अनदेखा करना होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मूल विशेषक को अनदेखा करना होगा। एक विद्यार्थी जो प्राय अपने मित्रों के प्रति रूखा भद्दा और अनुपूर्ण था, उसे अपने व्यवहार में सुधार करने के लिए निम्न में से किस क्षेत्र में प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता है। तो वह है संवेगात्मक बुद्धि। किसमें, संवेगात्मक बुद्धि। यदि अध्यापक को बालक की अचेतन अभिप्रेरणा और चिंताओं का पता लगाना है तो निम्न में से परीक्षण चयन गलत होगा। कौन से परीक्षण का चयन गलत होगा, तो वह होगा 16 व्यक्तित्व घटक परीक्षण। ये परीक्षण जो है उसके लिए गलत होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। हिपोक्रेटिक्स द्वारा किए गए वर्गीकरण के अनुसार जो बालक निराशावादी, दुखी और संवेगात्मक रूप से कमज़ोर होते हैं उन्हें कहते हैं विषादग्रस्त, मेलेंकोलिक। क्या बोलते हैं, मेलेंकोलिक। नेक्स्ट देखते हैं। विद्यार्थी के निष्पादन व सकारात्मक प्रतिक्रिया देकर उसे गर्वित अनुभव कराकर मास्लो के आवश्यकता पदानुक्रम प्रारूप के अनुसार शिक्षक निम्न में से विद्यार्थी की किस आवश्यकता की संतुष्टि कर रहा है। तो उसे किस आवश्यकता की संतुष्टि कर रहा है, तो बिल्कुल मेरे हिसाब से वही जो आप सोच रहे हैं सही है, आत्मविश्वास की आवश्यकता, सब आत्मसम्मान की आवश्यकता। तो आत्मसम्मान होगा तभी आत्मविश्वास बनेगा बच्चे का। समस्या समाधान में यदि कोई विद्यार्थी अध्यापक के निर्देशित परिप्रेक्ष्य में हल खोजने की जगह कुछ नया लीक से हटकर रूढ़िमुक्त किंतु उपयोगी हल खोजे तो वह अपनी अपसारी सोच की क्षमता का प्रयोग कर रहा है। समझ रहे हैं आप क्या कर रहा है, वह अपनी अपसारी क्षमता का प्रयोग कर रहा है। निम्न विकल्पों में से कौन सा तत्व थर्स्टन द्वारा प्रतिपादित बुद्धि का समूह तत्व सिद्धांत में सम्मिलित नहीं किया गया है। क्या किया गया है, नहीं किया गया सम्मिलित। किसमें, थर्स्टन द्वारा प्रतिपादित बुद्धि का समूह में। तो कौन सा नहीं किया गया, मूल संबंधी स्रोत संबंधित तत्व, इनको सम्मिलित नहीं किया गया है।
प्रकृति में सभी व्यक्तित्व व्यवहार संबंधी गुणों का विवरण एक विशेष रूप से ही संपन्न होता है। इस विवरण को क्या बोला जाता है? इस विवरण को बोला जाता है सामान्य संभाव्यता चक्र। सामान्य संभाव्यता चक्र। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सा व्यवहार विद्यार्थी की अनुपस्थिति अभिप्रेरणा दर्शाता है? तो कौन सा व्यवहार? कि देखिए, अपने निष्पादन स्तर में सुधार के लिए कठोर प्रयत्न करना, बिल्कुल ठीक है, उपलब्धि दर्शाता है। निम्न व्यवहार समूह में से कौन सा व्यवहार समूह बाल अपराधों में प्राय नहीं देखा गया है? किसमें नहीं देखा गया है? बाल अपराधों में प्राय नहीं देखा गया है। तो इसका आंसर होगा आंतरिक रूप से नियंत्रित सामाजिक और नियमों का पालन करने का। बिल्कुल, यह बाल अपराधों में प्राय नहीं देखा गया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्न विकल्पों में से अध्यापक का कौन सा तरीका विद्यार्थी के आत्म क्षमता के बोध में बढ़ोतरी नहीं करेगा? करेगा नहीं पूछा है, यहाँ पूछा है नहीं करेगा। तो ऑप्शन है विद्यार्थी की उपलब्धि पर उचित प्रोत्साहन प्रतिक्रिया देना, छात्र को किसी आदर्श को दिखाना, विद्यार्थी के समान कार्य पूर्व में मिली सफलता पर प्रकाश डालकर उसे प्रवीणता प्राप्त करना, या फिर विद्यार्थी की सफलता का श्रेय भाग्य को या स्कूल में सहायता को देना। तो ये नहीं करेगा बोला, इसलिए ये होगा। भाग्य पे तो नहीं छोड़ेंगे ना हम, विद्यार्थी करेगा तभी होगा। बहुत सा खाली समय चित्रकारी में बिताता है, ऐसा करने से वह प्रसन्नता अनुभव करता है। अपने व्यस्त समय में चित्रकारी के लिए समय निकाल लेता है और ऐसा थकान की अनुभव भी नहीं होता है। सही विकल्प छांटे जो उसकी अभिव्यक्ति दर्शाता है। क्या है यह? उसकी अभिक्षमता, श्रेष्ठता और अभिव्यक्ति को दर्शाता है। ये उसकी रुचि, हाँ रुचि, हॉबी है ये। तो हॉबी में आदमी थका हुआ महसूस नहीं करेगा, काम करेगा, अच्छे से काम करेगा और व्यस्तता में भी टाइम निकाल लेगा। हॉबी मतलब रुचि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोला है? चोखला नस्ल। चोखला नस्ल जो है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। चोखला नस्ल क्या होती है और ये कौन सी भेड़ों के लिए काम में ली जाती है और कैसे क्या होता है। चोखला नस्ल की जो भेड़ें हैं वो है अपने देखिए, इसमें आंसर होगा, ओ सॉरी, भेड़। भेड़ सही आंसर होगा, ठीक है। और चोखला नस्ल की भेड़ जो होती है उसे शेखावाटी नस्ल भी बोलते हैं, ठीक है। चोखला नस्ल की भेड़ को शेखावाटी नस्ल भी बोलते हैं। और इसी को, भेड़ को कौन सा नाम दिया गया है आपके? राज मेरिनो, सॉरी, राज मेरिनो नाम से भी जाना जाता है इसे, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, काफ़ी बार आया हुआ है, इसलिए मैं बता रहा हूँ अच्छे से। और सबसे अच्छी जो ऊन होती है वो इसी मेरिनो, शेखावाटी नस्ल और चोखला नस्ल की भेड़ द्वारा प्राप्त की जाती है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। चोखला नस्ल, शेखावाटी नस्ल, राज मेरिनो, ये सब इसको बोला जाता है। अच्छी उच्च कोटि की ऊन प्राप्त की जाती है यहाँ से। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला 2011 के हिसाब से सबसे कम जनसंख्या कहाँ है? जैसलमेर में है, कोई दिक्कत नहीं है। चौथ माता किस जनजाति की आराध्य देवी है? कंजर जाति की, ठीक है। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो सिरोही में है। तो सिरोही कहाँ आता है? यहाँ पे सिरोही ऑप्शन में नहीं है, आबू पर्वत है, तो आप आबू पर्वत को सही करेंगे। राजस्थान के अरावली पर्वतों की निम्नलिखित चोटियों और उनकी ऊंचाई के हिसाब से उनको किसमें करना है? आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। किसमें करना है आपको?
आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि सबसे पहले ये जो तारागढ़ की चोटी है ये पड़ती है अपने अजमेर में, और इसकी जो ऊंचाई है वो है 873 मीटर। सेकंड जो है अचलगढ़, ये पड़ती है आपके सिरोही में, तो ऑब्वियस सी बात है इसकी ऊंचाई थोड़ी ज़्यादा ही होगी, 1380 मीटर। कमलनाथ जो है ये आपकी, इसकी ऊंचाई हो गई 1001 मीटर, बिल्कुल। और रघुनाथगढ़ जो है उसकी ऊंचाई हो गई 1055 मीटर। कितनी हो गई? 1055 मीटर। तो अब आप बढ़ते हुए क्रम में कैसे सेट करेंगे? तारागढ़ पहला आएगा, फिर कमलनाथ आएगा, फिर रघुनाथगढ़ आएगा, फिर अचलगढ़ आएगा। तो इसका जो आंसर करेक्ट होगा वो होगा थर्ड, ए सी, सॉरी सेकंड, ए सी डी बी, ए सी डी बी, ए सी डी बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आप समझ पा रहे हैं, ऊंचाई मैंने लिख दी है, आप बिल्कुल सेट कर पाएंगे। ये जो सम्मिलित करने वाले क्वेश्चन होते हैं आरएस में भी काफ़ी पूछे जाते हैं, तो आप बिल्कुल तैयारी के साथ जाइए। राजस्थान के किस जिले में कर्क रेखा गुजरती है? तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा से गुजरती है, सबको पता है। अगर डूंगरपुर नहीं है तो बांसवाड़ा ऑप्शन होगा। क्लियर। मेजा बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर है कोठारी नदी पर। किस नदी पर स्थित है? कोठारी नदी पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवर्तित क्षेत्र विकास उपागम माडा किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? तो 1978-79 में माडा पूछा जाता, काफ़ी क्वेश्चन आया। प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति में प्राप्त हुआ है कालीबंगा। कहाँ से? कालीबंगा में प्राप्त हुआ है। क्लियर। उत्तर गुप्तकालीन शंख लिपि में लिखे लेख मिले हैं, कहाँ मिले हैं? बेराट में। पता है आपको? कौन सा युद्ध राणा सांगा और बाबर के बीच में लड़ा गया? खानवा का। कौन सा युद्ध लड़ा गया? खानवा का। क्वेश्चन आता है कि कब लड़ा गया? क्या क्वेश्चन आता है? क्योंकि खानवा का युद्ध इम्पोर्टेंट है तो पूछ लेता है कई बार कि कब लड़ा गया। तो मैं आपको बता देता हूँ कब लड़ा गया। 17 मार्च 1527 को। कब लड़ा गया? 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध सांगा और बाबर के बीच में। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVI वर्ष में आरंभ हुई? तो 2007 में आरंभ हुई। कब आरंभ हुई? 2007 में। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से राज्यों में जो है उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन पाए जाते हैं? तो देखिए बच्चों, इसका आंसर ये सही होगा, और बाकी सब जगह पे जो है वो कौन से हैं कि कांटेदार वन पाए जाते हैं। बाकी सब में कैसे? कांटेदार वन पाए जाते हैं। तो यही ये करेक्ट आंसर होगा आपका, बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए, वापस से सम्मिलित कीजिए आ गया। तो सम्मिलित में क्या हो जाएगा? सम्मिलित में क्या हो जाएगा? देखिए सम्मिलित करते हैं। पहला है राजपुताना मध्य भारत सभा, राजपुताना। दूसरा है राजस्थान सेवा संघ, मारवाड़ सेवा संघ, आचार संहिता। तो पहला जो है वो आएगा आपके मारवाड़ संघ, जो जा रहा है वो जा रहा है 1920 में, और सेवा संघ जो जा रहा है वो जा रहा है 1919 में। तो देखिए बी का थर्ड और सी का सेकंड, तो ये दोनों यहाँ मिल गए, तो इसका पहला सही हो गया। बाकी के जो है आप देख लीजिएगा, 2 से भी काम बन जाएगा, मैं ये बताना चाह रहा था आपको। मत्स्य संघ में कुल कितनी रियासतें थी? तो इसका आंसर होगा 4 रियासतें थी। आबू में जैन मंदिर विमल वसही के निर्माण करता है विमल शाह, नाम से ही पता चल रहा है। निम्नलिखित में से 1557 ईस्वी की क्रांति में कौन से युद्ध में जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मेसन मारा गया था? कौन से
युद्ध में पॉलिटिकल एजेंट मेसन मारा गया था 1857 की क्रांति में। तो ये कौन सा युद्ध था? चेलावास का युद्ध। कौन सा युद्ध था? चेलावास का। अच्छा क्वेश्चन है। अजमेर नगर किसने बसाया था? सबको पता है सर, अजय राज ने। और यही क्वेश्चन अजमेर का जो है पहले वनपाल वन रक्षक में भी आ रखा है कि आना सागर किसने बसाया, तो उस पे था अर्णोराज ने। इसने क्या क्या बसाया है? अन्ना सागर, अर्णोराज ने। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जयपुर के कौन से शासक जिनको स्वयं संगीताचार्य थे, जो स्वयं संगीताचार्य थे, वो थे प्रताप सिंह। ठीक है, जयपुर में है प्रतापगढ़ के नाम से जगह भी है, तो वो प्रताप सिंह थे। गिंदड़ नृत्य होता है शेखावाटी में। ठीक है, बिल्कुल सही है। कांदड़े प्रबंध के रचयिता है, कांदड़े प्रबंध के रचयिता जो है वो है पद्मनाभ। क्लियर। निम्नांकित में से राम स्नेही संप्रदाय के सिंहथल शाखा के प्रवर्तक है हरि रामदास जी। कौन है? हरि रामदास जी। सिंहथल शाखा के प्रवर्तक संत कौन थे? हरि राम जी, बिल्कुल सही है। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। निम्नांकित में से कौन सा विकल्प विवाह की रस्मों से संबंधित नहीं है? विवाह की, तो देखो, विवाह में बिंदोली निकालते हैं, समेला करते हैं, कांकड़ डोरा जो कंकण बंधन करते हैं, कर्ण वेद नहीं करते। ठीक है, समझ आई बात? यह है। संकट काल में कौन सा किला मेवाड़ राज परिवार का आश्रय स्थल कहलाया? सबको पता है, कुंभलगढ़। जा जाके कुंभलगढ़ बैठ जाते थे ये लोग। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान की किस चित्रकला शैली का सर्वाधिक मुगल प्रभाव दृष्टिगोचर होता है? जयपुर शैली पर। किस पर होता है? जयपुर शैली पर। मुंशी त्रिलोक चंद माथुर का संबंध निम्नलिखित में से किस प्रजामंडल से रहा है? किस प्रजामंडल से रहा है? तो देखिए, मुंशी त्रिलोक चंद का संबंध किस प्रजामंडल से रहा है? तो बीकानेर, करौली, तो करौली से रहा है। बिल्कुल करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन से विकल्प का संबंध पोमचा? पोमचा एक तरह का वस्त्र है। जब कोई स्त्री के बच्चा होता है और वो जब आती है तो उसको पीले कलर का एक वस्त्र पहना के लाया जाता है, तो ये पोमचा बोलते हैं इसको मारवाड़ी में। मुगल शासक अकबर के समय में बीकानेर के शासक राय सिंह निम्नलिखित में से किस सैन्य अभियान में शामिल नहीं हुए थे? तो वो बलूचिस्तान गए थे, कंधार गए थे, काबुल गए थे, बंगाल नहीं गए थे, बंगाल जाना भूल गए थे। तो आप ध्यान रखिए, इसका आंसर होगा बंगाल। भारत के संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में से किस में यह उल्लेखित किया गया है कि किसी राज्य के राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी न्यायालय से कोई आदेशिका नहीं निकाली जाएगी? तो ये क्वेश्चन पॉलिटी से बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मैंने कहा राष्ट्रपति और राज्यपाल से क्वेश्चन बिल्कुल बनता है, तो आप राष्ट्रपति और राज्यपाल को बहुत अच्छे से पढ़ के जाइए। और जो राज्यपाल के बारे में बातें मिलती है वो किससे मिलती है? 361(3). ठीक है, जो कोई इसको गिरफ्तार नहीं कर सकता राज्यपाल को। ठीक है, राज्य। और थार महोत्सव ऑब्वियस सी बात है बाड़मेर में। मरु महोत्सव होता तो वो जैसलमेर में। ऊंट महोत्सव होता तो यहाँ पे। करवा चौथ कब मनाई जाती है? तो देखिए, करवा चौथ जो आती है दिवाली के आसपास आती है, तो दिवाली में होता है कार्तिक महीना। तो कार्तिक कृष्ण की चतुर्थी को, कार्तिक कृष्ण की चतुर्थी को। राजस्थान के मुख्यमंत्रियों में निम्नांकित में से कौन भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति 1962 के सदस्य रहे हैं? तो कौन सदस्य रहे हैं? टीकाराम पालीवाल, हरिदेव जोशी, बरकतुल्ला खान और जगन्नाथ पहाड़िया। तो इनमें से सही आंसर आप लगाएंगे टीकाराम पालीवाल को। क्लियर। राजस्थान के निम्नलिखित मुख्य सचिवों में से किसने अपने कार्यकाल के दौरान अधिकतम संख्या में मुख्यमंत्रियों के साथ कार्य किया है? तो मुख्य सचिव की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहे हैं? मुख्य सचिव की। जिसने सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया है तो वो है VBL
माथुर। कौन है? माथुर साहब। राजभवन राजस्थान में इन्फॉर्मास पोर्टल किस राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान प्रारंभ किया गया? कलराज मिश्र। किसके कार्यकाल में? कलराज मिश्र के। युग्म सुमेलित नहीं है, नहीं है वो बताना है। तो कौन सा? ये बिल्कुल सुमेलित है, ये भी सुमेलित है। अंशुमान सिंह वसुंधरा राजे ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, इधर राज्यपाल का नाम आएगा, इधर मुख्यमंत्री का नाम आएगा। तो अंशुमान सिंह और वसुंधरा राजे सम्मिलित नहीं है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा के तहत सरकार को किसी पंचायती राज संस्था को विघटित करने की शक्ति प्राप्त है? मतलब वो उसको तोड़ सकती है, तो वो है 94। क्लियर? भारत के संविधान में निम्नांकित में से कौन से अनुच्छेद के तहत राजस्थान का महाधिवक्ता राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है? 177। क्लियर? आपको याद होनी चाहिए चीज़ें बिल्कुल एक्यूरेट। राजस्थान विधानसभा में कटौती प्रस्तावों की ग्राह्यता शर्त नहीं है, उसमें विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया जाएगा। नहीं बोला है, ठीक है, तो उठाया जाएगा बिल्कुल। राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष के पद पर नहीं रहे। देखिए, अब लोक सेवा आयोग पेपर ले रही है तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा और इसका आंसर है जीपी पिलानिया। ठीक है, ये नहीं रहे अभी तक। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के निम्नांकित सदस्यों में से कौन सबसे कम कार्यकाल अवधि के पद पर रहे हैं? मानवाधिकार आयोग में सबसे कम कार्यकाल पर कौन रहे हैं? तो वो है बिल्कुल RK अकोदिया, नमो नारायण मीरा, BL जोशी और जस्टिस अमरचंद गुप्ता। तो इसका आंसर होगा नमो नारायण मीणा। और ये आपके 100 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट पूरे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें और घंटी के बटन को भी दबाइए, जिससे कि हमारे और वीडियोस और नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। धन्यवाद, शुभ रात्रि। और आप पढ़ते रहिए, हम आपको पढ़ाते रहेंगे और आप जल्दी से बहुत अच्छी जॉब लगी। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। थैंक यू।